तो आज हम होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। सो आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट मी कम अप हियर। अभी हमने अवेलेबिलिटी जोन्स को अवेलेबिलिटी सेट्स को समझा था। सॉरी, माय मिस्टेक। हमने अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिया था। ठीक है, अभी हमारे पास दो कंसेप्ट है, यहाँ तीन कंसेप्ट है रिडंडेंसी का। अभी रिडंडेंसी क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी मैंने मेरा वीएम डिप्लॉय किया है, तो वीएम कहाँ डिप्लॉय होगा? मेरे कोई भी फिजिकल सर्वर पे। ठीक है, मेरे फिजिकल सर्वर पे, लेट्स अज्यूम ये मेरा फिजिकल सर्वर है। ये मेरा फिजिकल सर्वर है। मेरा फिजिकल सर्वर पे वीएम डिप्लॉय करूंगा तो किसी फिजिकल सर्वर पे ही रिसाइड करने वाला है। तो अज्यूम करते हैं ये मेरा वीएम है, ये मेरा वर्चुअल मशीन है जो कोई फिजिकल मशीन पे रिसाइड कर रहा है। अभी ये फिजिकल मशीन, फिजिकल सर्वर किस कहाँ होगा? कोई रैक स्पेस में होगा। ठीक है, तो हम इसको अज्यूम कर देंगे रैक सर्वर है, मेरा रैक सर्वर है। ठीक है, अब ये रैक सर्वर मेरा कहीं पे भी रैक में होगा। ठीक है, ये मेरे कोई ना कोई रैक में होगा डेटा सेंटर में। तो और एक लेयर बना देते हैं हम रैक की। ये रैक की लेयर है, समझते हैं हम इसको। मैं आ, back। ओके, हम अज्यूम करते हैं ये मेरा रैक है। मैं फिजिकल सर्वर को फिर से प्लेस कर देता हूँ। ये मेरा रैक है। ठीक है, ये मेरा रैक स्पेस है। अभी रैक स्पेस के साथ मेरे पास क्या कनेक्टेड होगा? रैक स्पेस के साथ मेरे पास कनेक्टेड होगा फिजिकल पीडीयूस। ठीक है, ये अज्यूम करते हैं मेरे पास फिजिकल पीडीयूस है और स्विच भी है। ठीक है, ये मेरा फिजिकल स्विच केबलिंग है। ये मेरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, जिसे पीडीयू बोलते हैं डेटा सेंटर के लैंग्वेज में। ठीक है, ये मेरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है और ये मेरा रैक स्पेस है। ठीक है, ये मेरा रैक स्पेस है। अब ये रैक स्पेस में मेरे पास क्या होगा? बहुत सारे फिजिकल सर्वर्स होंगे। ठीक है, मैं हम अज्यूम करते हैं हमारे पास मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स है। ये मेरा एक फिजिकल सर्वर है। ठीक है, मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अभी जो मेरा
ठीक है। अभी मेरा जब भी हम वीएम प्रोविजन करेंगे तो वीएम कहाँ लैंड करेगा, वीएम कोई ना कोई फिजिकल सर्वर पे लैंड करेगा। मैं अज्योर में जाके जब वीएम प्रोविजन कर रहा हूँ तो कोई फिजिकल सर्वर पे जाके लैंड करेगा। तो हम अज्यूम करते हैं मेरा वीएम इस फिजिकल सर्वर पे जाके लैंड हुआ है। ठीक है, हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। मेरा वर्चुअल मशीन है, ये इधर जाकर लैंड हुआ है। अभी जब भी कोई डेटा सेंटर होता है, ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ये फिजिकल इंफ्रा मेंटेन कर रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन कर रहा है, रैक स्पेस मेंटेन कर रहा है, कूलिंग मेंटेन कर रहा है, और फिजिकल सर्वर्स को भी माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन करने वाला है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में क्या होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट की होगी यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होगी, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होगी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम ये वीएम बना रहे हैं तो उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना माइक्रोसॉफ्ट का काम है, और अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना भी माइक्रोसॉफ्ट का काम है। हमारा काम क्या है, ये वीएम यानी ओएस और उसके ऊपर तक की चीजें हमको मेंटेन करनी है। ओएस अपडेटेड है क्या नहीं, वो डोमेन का पार्ट है क्या नहीं, उस पर सिक्योरिटी सर्विसेज एनेबल्ड है क्या नहीं, हार्डनिंग है क्या नहीं, एंटीवायरस है क्या नहीं, डीएलपी है क्या नहीं, वो सब हमारा काम है। ठीक है। तो अभी समझो हमने वीएम अप एंड रनिंग कर दिया, सब सही है, ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट तो अंडरलाइंग इंफ्रा मेंटेन कर रहा है। तो अभी समझो कोई रैक स्पेस का मेंटेनेंस आया, कोई रैक का मेंटेनेंस आया, नेटवर्क का मेंटेनेंस आया, या पावर का मेंटेनेंस आया, या फिजिकल सर्वर का मेंटेनेंस आया, या फिजिकल सर्वर को अपडेट ही करना पड़ा कोई रीजन से, चाहे फिजिकल अपडेट हो, फिजिकल यानी कंपोनेंट अपडेट हो या चेंज हो, या उस पे जो फॉर्मवेयर या हाइपरवाइजर डाला हुआ है उसका मेंटेनेंस हो। तो सिनेरियो में हो सकता है ये मेरा वीएम फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स के लिए, चाहे 10 मिनट हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कोई भी हो, ठीक है, उस टाइम के लिए मेरा वीएम डाउन हो सकता है। हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है मैं भाई 99.999 यानी अवेलेबिलिटी दूंगा, वो एसएलए माइक्रोसॉफ्ट देता है। तो एसएलए के बारे में हम जब आगे सिक्योरिटी में पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट हमको कमिटमेंट देता है भाई इतना तो मैं दूंगा, लेकिन अभी समझो पूरे साल में आधा घंटा भी मेरा वीएम डाउन हुआ, अभी बैंकिंग का हो, या समझो मेरा अमेजोन जैसा बड़ा कंपनी है, फ्लिपकार्ट है मेरा कंपनी है, अमेजोन है, और आधा घंटा या 20 मिनट डाउन होना छोटी बात नहीं है, लाखों का लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हमें रिडंडेंट वीएम चाहिए, मेरा इस वीएम का और एक कॉपी चाहिए, मुझे मुझे मेरे इस वीएम का और एक कॉपी चाहिए। ठीक है। किसी भी रीजन से ये वीएम डाउन हो गया, या भाई समझो ये वीएम करप्ट हो गया, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, मुझे नया वीएम स्पिन अप करना पड़ेगा, उस पर सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो जब हम रिडंडेंसी की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें 3 टाइप की रिडंडेंसी देता है, 3 टाइप की रिडंडेंसी देता है। तो कौन सी रिडंडेंसी देता है, तो फर्स्ट हमको देता है अवेलेबिलिटी सेट्स। फर्स्ट है हमारे पास अवेलेबिलिटी सेट, सेकंड है अवेलेबिलिटी जोन्स, और थर्ड है अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स। तो आज हम फर्स्ट और सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी सेट्स और अवेलेबिलिटी जोन्स। तो अभी वापस आते हैं इस वीएम पे। तो अगर ये मेरा वीएम करप्ट हो गया है, इस पे कुछ भी हुआ, ये डाउन हो गया कोई भी रीजन से, तो मुझे एक वीएम चाहिए दूसरा जिस पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर ये डाउन होता है तो उस वीएम पे सर्विसेज स्विच हो जाएंगी, उस वीएम पे सर्विसेज हो जाएंगे। तो मतलब क्या करूंगा मैं अवेलेबिलिटी सेट में क्या करूंगा, मल्टीपल वीएम्स प्रोविजन करूंगा। तो अभी ये तीनों का जो कॉस्ट है वो फ्री है,
ये सर्विस माइक्रोसॉफ्ट फ्री देता है, इसमें कुछ कुछ कॉस्ट है हमको, तो कौन से कॉस्ट है, ठीक है। सर्विस का कोई कॉस्ट नहीं है, अवेलेबिलिटी सेट यूज करनी है, मुझे उसका कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन अवेलेबिलिटी सेट में भाई मुझे 2 वीएम चाहिए, वीएम डाउन हुआ तो दूसरे वीएम पे स्विच होना चाहिए, ठीक है। तो उसका नेटवर्किंग वगैरह तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नेटवर्किंग का सर्विस फ्री है, नेटवर्किंग का आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस का उसका कॉस्ट है। लेकिन अभी जो मैं दूसरा वीएम बनाऊंगा, इसका तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट देना है, क्योंकि मैं वीएम तो बना रहा हूँ, मैं कंप्यूटर रिसोर्सेज तो यूज कर रहा हूँ, मैं सीपीयू यूज कर रहा हूँ, मैं रैम यूज कर रहा हूँ, मैं स्टोरेज यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कंप्यूटर रिसोर्स का पैसा लगेगा। अवेलेबिलिटी सेट का कोई पैसा नहीं है, अवेलेबिलिटी सेट का कोई पैसा नहीं है। तो जब मैं दूसरा वीएम प्रोविजन करूंगा अवेलेबिलिटी सेट के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट और एक वीएम मुझे बोलेगा और एक कितने वीएम चाहिए, ठीक है। तो मैं दूसरा एक वीएम स्पिन करूंगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उस पे जाके मुझे वन टाइम सेम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं उसी अवेलेबिलिटी सेट में जाके कॉन्फ़िगर कर दूंगा, यानी मेरा एक वीएम डाउन हो गया तो दूसरा वीएम ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो हम अभी देखेंगे, पहला है मैं एक वीएम्स प्रोविजन करूंगा, उसे मैं अवेलेबिलिटी सेट में डिप्लॉय करूंगा, फिर मैं दूसरा वीएम डिप्लॉय करूंगा, उसे हम कैसे सेम अवेलेबिलिटी सेट में प्रोविजन कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलते हम हमारे एनवायरनमेंट के ओर। अभी ये तो मैंने बोला भाई फिजिकल सर्वर है, ब्ला ब्ला है, तो ये, लेकिन भाई ये अवेलेबिलिटी सेट में अगर दूसरा वीएम भी यहीं पे प्लेस हो गया तो क्या करेंगे हम? तो इस सिनेरियो में हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है, फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन का। फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन का। तो हम ऊपर वाले डायग्राम पे आते हैं इसमें। तो जितने भी रैक्स होते हैं, समझो ये मेरा रैक 1 है, रैक 2 है, रैक 3 है, रैक 4 है, ठीक है। जितने भी रैक्स होते हैं उसे कहा जाता है फॉल्ट डोमेन। तो ये मेरा फॉल्ट डोमेन 1 है, सॉरी फॉल्ट डोमेन 0 है, पहले 0 आता है। हमेशा जो भी पहला मेरा रैक होगा उसे फॉल्ट डोमेन 0 नाम दिया जाएगा। दूसरा रहता है फॉल्ट डोमेन 1, फॉल्ट डोमेन 2, फॉल्ट डोमेन 3, ठीक है। तो मल्टीपल रैक स्पेस होंगे, हर एक रैक स्पेस को एक फॉल्ट डोमेन का उसे बोलेंगे हम फॉल्ट डोमेन, क्योंकि वो एक सिंगल रैक में है, यानी वो कॉमन नेटवर्किंग और कॉमन पावर शेयर कर रहे हैं। इस रैक का पावर अलग होगा, इसका पावर इसके साथ नहीं होगा, इसका पावर अलग होगा, इसका पावर अलग होगा, इसका पावर अलग होगा, इसका पावर अलग होगा। इसी तरह इसका नेटवर्किंग अलग स्विच के साथ होगा, इसका अलग स्विच के साथ होगा, इसका अलग स्विच के साथ होगा, इसका अलग स्विच के साथ। तो ये मेरा एक रैक स्पेस, एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स जो कॉमन पावर और नेटवर्किंग शेयर कर रहे हैं, उसे हम एक फॉल्ट डोमेन बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा फॉल्ट डोमेन 0 होता है, 0 से ही वैल्यू उसकी स्टार्ट होती है। उसके अलावा अब ये जो फिजिकल सर्वर्स है, माइक्रोसॉफ्ट हर एक कोई ना कोई फिजिकल सर्वर तो अपडेट करता रहेगा। अभी मैं अगर वर्चुअल मशीन स्पिन कर रहा हूँ रिडंडेंसी में, एक वर्चुअल मशीन मेरा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अभी माइक्रोसॉफ्ट इस फिजिकल सर्वर को, जब भी हम सर्वर्स को अपडेट करते हैं तो ग्रुप्स में अपडेट करते हैं। अभी समझो मेरा ये भी सर्वर अपडेट हो रहा है और ये भी सर्वर अपडेट हो रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मेरे दोनों वर्चुअल मशीन्स डाउन हो जाएंगे। तो इसको भी, इस चैलेंज को भी अवॉइड करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट डोमेन्स में हम हमारे मशीन वीएम को रखेंगे। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट अपडेट डोमेन्स में, अपडेट डोमेन्स क्या मतलब, जो भी अपडेट ग्रुप होगा, माइक्रोसॉफ्ट कितने सर्वर्स को साथ में ग्रुप करेगा, कौन से सर्वर्स को करेगा वो हमको नहीं पता रहेगा, लेकिन वो हमको ग्रुप बना के दे देगा। भाई फॉर एग्जांपल ये मेरा अपडेट डोमेन 0 है, ये भी मेरा अपडेट डोमेन 0 है, ये अपडेट डोमेन 0 का पार्ट है, ये अपडेट डोमेन 0 का पार्ट है, ये अपडेट डोमेन 1 का पार्ट है, ये अपडेट डोमेन 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये अपडेट डोमेन 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, ये अपडेट डोमेन 4 है, ये अपडेट डोमेन 4, अपडेट डोमेन 4। तो इस तरह हमको अपडेट डोमेन डिफाइन करके देगा। तो जब हम दूसरा वीएम पहला वीएम डिप्लॉय करेंगे तो वो पहले एक ऑटोमेटिकली फॉल्ट डोमेन को सिलेक्ट करेगा और एक अपडेट डोमेन को सिलेक्ट करेगा, वो ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद जब हम सेकंड वीएम डिप्लॉय करेंगे वो दूसरे फॉल्ट डोमेन में जाएगा और दूसरे अपडेट डोमेन में, यानी न सेम रैक स्पेस में जाएगा और न सेम अपडेट डोमेन में जाएगा।
डिफरेंट डिफरेंट अपडेट डोमेन में, यानी रैक भी डिफरेंट होगा और अपडेट डोमेन का ग्रुप भी अलग होगा। तो इस तरह हम टोटल 3 फॉल्ट डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 फॉल्ट डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, और 20 अपडेट डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, 20 अपडेट डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा सेम फॉल्ट डोमेन में भी है वीएम, तो मैं दूसरे अपडेट डोमेन में उसको रख सकता हूँ। 3 फॉल्ट डोमेन मैक्सिमम और मैक्सिमम 20 अपडेट डोमेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल अवेलेबिलिटी सेट में। तो हम चल के अवेलेबिलिटी सेट को कन्फिगर करेंगे। हम चलते हैं अज्योर पे, तो हम चलेंगे वर्चुअल मशीन्स पे। मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं मेरा रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे वीएम का नेम दे रहा हूँ ऐप सर्वर 01, ऐप सर्वर 01। रीजन में ईस्ट यूएस रख रहा हूँ। यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है, तो मेरे पास 3 अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है। अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी मशीन स्केल सेट है, अवेलेबिलिटी सेट है। जैसे हमने देखा यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स है, अवेलेबिलिटी स्किल सेट्स है, अवेलेबिलिटी सेट्स है। तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन रहता है अवेलेबिलिटी सेट्स, उससे थोड़ा कॉस्टली रहेगा अवेलेबिलिटी जोन, और उससे ज्यादा कॉस्टली रहेगा अवेलेबिलिटी स्किल सेट्स। तो तीनों में क्या क्या अंतर है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी तो हमने अवेलेबिलिटी सेट को समझ लिया, उसका उसका लैब देखेंगे, फिर अवेलेबिलिटी जोन्स पे जाएंगे। जब हम अवेलेबिलिटी जोन को समझेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा सेट, अवेलेबिलिटी सेट्स और अवेलेबिलिटी जोन में क्या अंतर है। मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ दिखा रहा है भाई अवेलेबिलिटी सेट कोई भी नहीं है। अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँ तो मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी सेट नहीं है। तो मुझे न्यू क्रिएट करने को बोल रहा है, क्रिएट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो मैं न्यू क्रिएट करूंगा, नेम दे रहा हूँ अवेलेबिलिटी सेट 2025-01, अवेलेबिलिटी सेट 2025-01। ठीक है, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो मेरे 2 फॉल्ट डोमेन सेलेक्टेड है और 5 अपडेट डोमेन सेलेक्टेड है। मैं इतने ही सिलेक्ट करूंगा, लेकिन मेरे को अगर ज्यादा चाहिए, ठीक है, मुझे फॉल्ट डोमेन ज्यादा चाहिए तो मैं बढ़ा सकता हूँ, 3 हो गए मैक्सिमम। यहाँ पे अपडेट डोमेन अगर मुझे चाहिए, कितने चाहिए, ठीक है, मैं बढ़ा सकता हूँ, अपने हिसाब से रख सकता हूँ कितने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे पता है मुझे बहुत सारे वीएम सेम कॉन्फ़िगरेशन के बनाने पड़ेंगे रिडंडेंसी पर्पस के लिए, तो मैं 20 अपडेट डोमेन्स में भी जा सकता हूँ, 3 फॉल्ट डोमेन में भी। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल डिफॉल्ट पे रखता हूँ 2 वर्सेस 5 का जो है, 2 फॉल्ट डोमेन और 5 अपडेट डोमेन। ओके कर देता हूँ। ये मेरा अवेलेबिलिटी सेट का नेम आ गया। ठीक है, मैं सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिनक्स का मशीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मशीन एक्सेस करना नहीं है, मुझे हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। इसको क्या हो गया, ओके, अवेलेबिलिटी सेट 2025-01। ठीक है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आ गया, मेरा यूबंटू का मशीन आ गया। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन लेंगे हम। मैं यहाँ पे एडमिन अकाउंट नेम दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, SSH ओपन है। ठीक है, डिस्क जाएंगे हम अभी नेटवर्किंग पे, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मेरा ऑलरेडी एक वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है, तो इसमें हमको इम्पोर्टेंट ध्यान ये देना है, जब हम सिंगल अवेलेबिलिटी सेट्स में मल्टीपल मशीन्स डिप्लॉय कर रहे हैं, वो सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होने चाहिए, वो सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होने चाहिए। तो ये मेरे सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है, मैं इनको डाल देता हूँ सबनेट बी में अभी फिलहाल। ठीक है, सबनेट बी में डाल दिया, पब्लिक आईपी मिल गया। मुझे पब्लिक आईपी ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मशीन एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, तो मैं नन कर देता हूँ, डिलीट वीएम, डिलीट निक व्हेन वीएम इज डिलीटेड कर दिया मैंने। ठीक है, और मैंने रिव्यू प्लस क्रिएट कर दिया। और हम क्रिएट ट्रिगर कर देंगे।
तो मेरा वीएम डिप्लॉय होगा, वीएम डिप्लॉय होने से पहले मेरा अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट होगा, अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट होने के बाद उस अवेलेबिलिटी सेट में मेरा मशीन डिप्लॉय किया जाएगा। हम डिप्लॉय होने देते हैं, उसके बाद हम ऑल रिसोर्सेज पे चलेंगे, देखेंगे क्या क्या रिसोर्सेज क्रिएट हो गए। हम वेट करेंगे 2 मिनट। तो मेरा वीएम डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, हम चलेंगे और रिसोर्सेज पे। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप फिल्टर कर लेता हूँ, AZ104 वाला। तो अभी मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क था, स्टोरेज अकाउंट भी था, ये दो ऑलरेडी थे हमारे पास। एक अवेलेबिलिटी सेट बना है मेरा AS अवेलेबिलिटी सेट 2025-01 नाम का, और एक मेरा वर्चुअल मशीन बना है जिसमें मेरे पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, NIC कार्ड है जिसमें प्राइवेट आईपी मिला है मुझे, डिस्क और वर्चुअल मशीन। अब इसमें पब्लिक आईपी का कंपोनेंट मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि मैंने पब्लिक आईपी दिया ही नहीं है मशीन को। तो मेरे मशीन को लेकिन प्राइवेट आईपी है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरा मशीन डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, दूसरा मशीन डिप्लॉय करेंगे अब वर्चुअल मशीन पे। क्रिएट वर्चुअल मशीन। मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा, और यहाँ पे मैं अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट कर लूंगा, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे मेरा अवेलेबिलिटी सेट आ गया जो अभी मैंने बनाया था पहले वाले वीएम के साथ। मैं नाम दे देता हूँ इसका ऐप सर्वर 02। ठीक है, पहला हमने दिया था ऐप सर्वर 01, ये ऐप सर्वर 02 दे देता हूँ मैं। आई होप हमने यही नाम दिया था, यही नाम रहने देते हैं। पासवर्ड दे देते हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट डिस्क, नेक्स्ट नेटवर्किंग, अगेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम नेटवर्क बी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं अलग अलग सबनेट्स में रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए सेम सबनेट में रख रहे हैं। मुझे अगेन पब्लिक आईपी नहीं चाहिए क्योंकि मैं मशीन एक्सेस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, एंड रिव्यू प्लेस कर क्रिएट कर देते हैं हम। एंड क्रिएट कर देते हैं।
मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं वापस और रिसोर्सेज पे, और मैं यहाँ पे रिसोर्स को फिल्टर कर लेता हूँ AZ104, और इस पे मेरे अवेलेबिलिटी सेट पे चलते हैं। जो मेरा अवेलेबिलिटी सेट का कंपोनेंट है, आइटम है, उस पे चलते हैं हम। और अभी अगर हम देखें तो इसमें दिखा रहा है भाई मेरे पास दो VMs है, ऐप सर्वर 01 और ऐप सर्वर 02, दोनों रनिंग स्टेट में है। पहला वाला जो VM है ऐप सर्वर 01, वो फॉल्ट डोमेन 0 में है और अपडेट डोमेन 1 में है। और मेरा ऐप सर्वर 2 है, वो फॉल्ट डोमेन 1 में है और अपडेट डोमेन 1 में है। यानी पहला वाला अपडेट डोमेन फॉल्ट डोमेन भी अलग है, अपडेट डोमेन भी अलग है, दूसरे वाले का फॉल्ट डोमेन भी अलग है, अपडेट डोमेन भी अलग है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम और एक VM डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे, क्योंकि हमने अपडेट डोमेन तो दो ही लिए हैं, मैक्सिमम मैं 3 कर सकता हूँ। मैंने मैक्सिमम रखा है 2, और अपडेट डोमेन 5 रखे हैं, और मेरे पास टोटल वर्चुअल मशीन है 2। अभी हम और एक तीसरा वर्चुअल मशीन बनाएंगे और देखेंगे वो कौन से वाले फॉल्ट डोमेन में जाके लैंड करता है। मेरे हिसाब से 0 में लैंड करना चाहिए, और वो अपडेट डोमेन दूसरा दे देना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर से एक VM डिप्लॉय करते हैं। मैं मेरा रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐप सर्वर 03 सेलेक्ट कर लेता हूँ, अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, पासवर्ड दे दिया मैंने। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेटवर्किंग पे आ गया मैं, सबनेट B दे दिया मैंने। अगेन पब्लिक IP नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, रिव्यू प्लस क्रिएट। संतोष, अपने जितनी बार भी आपने क्रिएट किया नेटवर्किंग में सबनेट मास्क भी दिया। हम्म। ओके, तीनों में अलग अलग नहीं दे सकते ना? हाँ, दे सकते हैं सबनेट, ना, कोई दे किसी को ए सकते हैं क्लास ना। देना है, किसी को बी क्लास देना है, किसी को सी क्लास देना है, दे नहीं, सकते देखो, हैं। A क्लास, B क्लास, C क्लास नहीं है, वो हमने नाम दिया है सबनेट ABC, ओके। क्लास नहीं है वो। आप भूल गए क्या पुराने वाला सेशन? तीनों सेम सबनेट है, तीनों 10 डॉट नेटवर्क ही है हाँ, ठीक है, ओके 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 ओके, गॉट इट, समझ गया समझ गया। एक 10.0 है, एक 10.1.0 है, एक 10.2.0 है, 02.0 है, और ओके। तीनों /24 है। या मीन्स ए कैटेगरी के ही है तीनों तीन। हाँ, IP एड्रेस मेरा कैटेगरी है, सबनेट मेरा क्लास C है, ओके ओके। /24 सबनेट मास्क है, 255.255.255.0 है मेरा। ठीक है, अभी इसको हम चलने देते हैं, मैं नया टैब ओपन करके वापस एज्योर पे चलता हूँ। ठीक है, मैं वर्चुअल नेटवर्क पे चलता हूँ। जी, मैं VNet, इसमें सेटिंग्स में मेरे पास सबनेट से। ठीक है, तो ये 10 डॉट नेटवर्क /24 है, ये 10.0.1.0/24 है, ये 10.0.2.0/24 है। यानी ये मेरा /24 है। सबनेट में सबनेट मास्क जो है मेरा क्लास C का है, IP एड्रेस है वो क्लास A का है। मैं यहाँ पे सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लासलेस सबनेटिंग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लासफुल नहीं है। यस यस, पता चल गया। ठीक है, तो अब मेरा रिसोर्स डिप्लॉय हो चुका है। अभी हम चलते हैं वापस ऑल रिसोर्सेज पे। मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप फिल्टर कर लेता हूँ, AZ104, और हम चलेंगे अवेलेबिलिटी सेट पे। और अभी हम यहाँ पे देखें तो इसने मुझे डाला है फॉल्ट डोमेन 0 में ही, और यहाँ पे अपडेट डोमेन 0 है, अपडेट डोमेन 2 है। अपडेट डोमेन 0 है और अपडेट डोमेन, यानी मेरा फॉल्ट डोमेन सेम है।
फॉल्ट डोमेन सेम है लेकिन अपडेट डोमेन डिफरेंट है। सेम फॉल्ट डोमेन होने के बावजूद भी यहाँ पे मेरा अपडेट डोमेन सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर है कंसेप्ट? यस संतोष। ठीक है, तो अभी मैं ये सारे रिसोर्सेज डिलीट कर देता हूँ, सिवाय स्टोरेज अकाउंट और वर्चुअल नेटवर्क। स्टोरेज अकाउंट भी तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट भी मैं डिलीट कर देता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क रहने देता हूँ, ये सारे रिसोर्सेस डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट होता रहेगा बैकग्राउंड में। हम चलते हैं यहाँ पे डायग्राम पे। ठीक है, अभी हम ये जो भी कर रहे थे, ये जो भी हमने अवेलेबिलिटी सेट किया, कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, वो हमने क्या किया, सिंगल डेटा सेंटर में का कॉन्फ़िगर किया है मैंने, सिंगल डेटा सेंटर में। ठीक है, सिंगल डेटा सेंटर में मैंने एक वीएम यहाँ पे रखा है, एक वीएम मैंने यहाँ पे रखा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा अब फॉल्ट डोमेन 0 है, ये फॉल्ट डोमेन 1 है, ये अपडेट डोमेन 1 है और ये अपडेट डोमेन 2 है। फॉर एग्जांपल मैंने सेम डेटा सेंटर में ही रखा है। व्हाट इफ ये मेरा डेटा सेंटर ही डाउन हो गया, ये मेरा डेटा सेंटर ही डाउन हो गया, उसका कुछ डिजास्टर आ गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई, फ्लड आ गया, ठीक है, फायर बर्न हो गया, आग लग गई, एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सिनेरियो में क्या होगा, मेरे दो वीएम है, दोनों सेम डेटा सेंटर में, दोनों ही वीएम डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ मेजर बड़ा इवेंट हो गया। तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स का। अवेलेबिलिटी जोन्स में क्या होता है हमारे कंसेप्ट में, ठीक है, यानी ये मेरा एक डेटा सेंटर है, रीजन भले सेम है, ठीक है, हमने ये समझा था, ये दोनों डेटा सेंटर्स मेरे, जैसे ये अवेलेबिलिटी जोन 1 है मेरा, ये अवेलेबिलिटी जोन 2 है मेरा, और ये अवेलेबिलिटी जोन 3 है। ये जो तीनों डेटा सेंटर्स है मेरे, कम से कम 100 किलोमीटर अवे रहेंगे, 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वीएम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और एक वीएम दूसरे डेटा सेंटर में, यानी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रख सकता हूँ। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर मेरा एक डेटा सेंटर डाउन भी है तो मेरे दूसरे डेटा सेंटर से वीएम काम करेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा और कैच है। क्या कैच है भाई? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अवेलेबिलिटी जोन का मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है, आप फ्री में सर्विस यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे वीएम स्पिन कर रहे हो, उसका मुझे पैसा दो, यहाँ पे वीएम स्पिन कर रहे हो, उसका मुझे पैसा दो, उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन इन दोनों वीएम के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट होगा उसका पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लीज लाइन के थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी कॉस्ट लगेगा, तो उसका हमको पैसा देना है। अभी उसका कितना पैसा देना है, ठीक है, उसका कितना पैसा माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा, तो उसमें हमारे पास, हम चलते हैं अज्योर पे, ठीक है, हम चलते हैं अज्योर पे, अवेलेबिलिटी जोन्स को मैं सर्च करता हूँ इन अज्योर, ठीक है। सो ये कंसेप्ट, ये मेरा अज्योर रीजन 1 है, 3 अवेलेबिलिटी जोन, ये एग्जांपल से हमने कवर किया है, ठीक है। अभी हम्म, इसका मैं काम करते हैं, विजुअलाइजिंग कैलकुलेटर पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन डाला था, ठीक है, मैंने ये वर्चुअल मशीन हमने उस दिन डाला था, हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अवेलेबिलिटी जोन्स नहीं डाला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन का कंपोनेंट सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, Azure availability zone cost, ठीक है. So using availability zone Azure does not incur extra charges for the zone themselves. Zone का हमको कोई cost नहीं देना है, ठीक है. No cost for the zone. There is no separate charge for enabling or using availability zone themselves. Data transfer cost है. अगर विद इन दी सेम अवेलेबिलिटी जोन है, सेम अवेलेबिलिटी जोन में मैं डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर ही दो वीएम के बीच में, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर बिटवीन रिसोर्सेस विद इन दी सेम जोन इज फ्री. यानी यहाँ पे मैंने दो वीएम एक ही डेटा सेंटर में रखी है, एक ही अवेलेबिलिटी जोन में, तो उसके बीच में मेरा डेटा ट्रांसफर फ्री है क्योंकि वो लोकल है. लेकिन अगर बिटवीन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन, मैं एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो देयर इज अ फी. माइक्रोसॉफ्ट प्रीवियसली चार्ज्ड अ स्मॉल फी फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन, बट दिस फी हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है, रिमूव्ड ऐसा बोल रहा है, पहले तो इसका पैसा लगता था, राइट. सो ठीक है, हम इसके हिसाब से चलते हैं, वो भी रिमूव हो गई. मतलब अगर मैं इन दोनों को अवेलेबिलिटी जोन्स के बीच में ट्रांसमिशन करता हूँ तो फ्री है. To from other Azure regions. Data transfer between different Azure regions will incur bandwidth charges and these vary based on the regions involved. यानी अगर मैं इस रीजन से किसी और रीजन में डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूं तो उसका पैसा लगेगा. विद इन दी अवेलेबिलिटी जोन में कोई पैसा नहीं है. सेम रीजन में एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में भी पैसा नहीं है. एज पर दी रीसेंट अपडेट, मुझे भी आज ही पता चला, ठीक है. पहले पैसा लगता था एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के बीच में, तो अभी हमको ये पैसा नहीं देना है. लेकिन अगर दूसरे रीजन में हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका पैसा लगेगा हमको, ठीक है. वो कुछ ₹5 पर जीबी, या आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कॉस्ट, लेकिन कुछ कॉस्ट लगता है, ठीक है. अभी हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे. हम अवेलेबिलिटी जोन में कैसे मशीन डिप्लॉय करना है वो देखेंगे. मैं नया वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है. रिसोर्स ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया. मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वी ऐप सर्वर 8, ठीक है. यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्टेड है, ठीक है. अवेलेबिलिटी सेट देख लिया, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी स्किल सेट हम मंडे देखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे तीन ऑप्शन, सॉरी दो ऑप्शन दे रहा है. सेल्फ सिलेक्टेड जोन, चूज अप टू 3 अवेलेबिलिटी जोन्स, 1 वीएम पर जोन. और ये वाला लेट अज्योर असाइन द बेस्ट जोन फॉर योर नीड्स, ठीक है. तो ये ऑप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, लेकिन ये ईस्ट यूएस में अवेलेबल नहीं है अभी. यूजिंग एन अज्योर सिलेक्टेड जोन इज नॉट सपोर्टेड इन रीजन ईस्ट यूएस. तो वो माइक्रोसॉफ्ट खुद मैनेज करेगा, हमको वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे एक वीएम बना रहा हूँ ईस्ट यूएस लोकेशन में. अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किया है, मैं खुद जोन सेलेक्ट करूंगा, जोन 1 में रखना है मुझे मशीन. यस नीरव, कितना मिस हो गया? ना मिस इतना हुआ है कि वो नॉर्मल एक लाइन लास्ट वाली जो आपने दिखाया था ना, ये वाला, ये ईस्ट यूएस में नहीं है जोन, हाँ बस ओके, इतने ठीक उसके। है, ठीक है, ठीक है, बस. तो ठीक है. सो मैंने वर्चुअल मशीन का नाम दिया है, रीजन सेलेक्ट किया ईस्ट यूएस, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किया, मैं खुद मैनेज करूंगा अवेलेबिलिटी जोन को. तो मैं ये वाला मशीन डिप्लॉय कर रहा हूँ जोन 1 में, ठीक है. जोन 1 में डिप्लॉय कर रहा हूँ, ठीक है. अभी मैं इसमें ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं जोन 2, जोन 3, मैक्सिमम 3 जोन सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो ये देखो, ये खुद ही इसने नाम सेलेक्ट कर लिए, 3 मशीन के नाम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिए. फर्स्ट है ऐप सर्वर 08-1, दूसरा है ऐप सर्वर 08-2, तीसरा है ऐप सर्वर 08-3. तो मैं यहाँ पे दो अवेलेबिलिटी जोन्स में डिफाइन कर रहा हूँ, दो अवेलेबिलिटी जोन्स में, ठीक है, दो अवेलेबिलिटी जोन्स में. और मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दे रहा हूँ, यूबुंटू सर्वर ही चाहिए मुझे. दो 2 वर्चुअल सीपीयू, 4 GB रैम, पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं पासवर्ड दे देता हूँ. नेक्स्ट डिस्क दे दिया मैंने. नेक्स्ट नेटवर्किंग,
मैं इसको सबनेट सी दे देता हूँ, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क में सबनेट सी दे देता हूँ और मैं रिव्यू प्लस क्रिएट करता हूँ। तो नेटवर्किंग में कुछ चैलेंज है, देख लेते हैं। लोड बैलेंसर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया था, मैं लोड बैलेंसर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर देंगे। अब ये साथ में मेरे दो वीएम स्पिन कर रहा है, ठीक है, साथ में दो वीएम स्पिन कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस पे एक पे ही कॉन्फ़िगरेशन करना है, मुझे दोनों पे जो एक पे करूंगा वो सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे पे करना है। उनका दोनों में कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। माइक्रोसॉफ्ट रिडंडेंसी का फीचर दे रहा है, जोन अवेलेबिलिटी जोन का फीचर दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का या नेटवर्किंग का माइक्रोसॉफ्ट नहीं मैनेज करेगा, वो मुझे ही करना है। ठीक है, हम वेट करेंगे। मीन मीन्स के जैसे कि आपने पर्टिकुलर फर्स्ट जो सर्वर 8 बनाया आपने, हम्म उसमें अपने डीएससीपी क्रिएट किया, डीएनएस के लिए या ऐप सर्वर के लिए, वेब सर्वर के लिए कुछ भी हम्म कॉन्फ़िगरेशन किया, तो वो हम्म दोनों पे जाके वही सेम टू सेम करना पड़ेगा, से करेक्ट? वो देखो, डीएचसीपी के अंदर हमारे पास फेल ओवर का कंसेप्ट रहता है। आप दूसरे सर्वर पे जाकर डीएचसीपी इंस्टॉल करो, उसका फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करो, वो दोनों आपस में कौन सा कितना आईपी एड्रेस पहला वाला देगा, कितना दूसरा वाला देगा, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो इंटरनल पैरामीटर हो गया। ठीक है, बट बेसिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने एक वेब सर्वर बनाया है पहला वाला, ओके। तो दूसरे को भी जाके मुझे वेब सर्वर रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे अपडेट करना पड़ेगा, एंटीवायरस डालना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। और जो मैंने वेब एप्लीकेशन होस्ट किया है सर्वर वन पे, वही सर्वर टू पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और जैसे रिडंडेंसी काम करता है, उन दोनों को उस मोड में ओएस लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। सेम ओएस करना पड़ेगा या डिफरेंट ओएस भी ले सकते हैं? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट सेम ओएस लेगा ना, अच्छा, बाय ऑटोमेटिकली। डिफॉल्ट। देखो, जब हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो दो मशीन उसने ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर दी, और ओएस तो हमने सिलेक्ट किया था यूबुंटू, तो बाय हाँ। डिफॉल्ट दोनों पे यूबुंटू जाएगा ना। ओके ओके ओके। ठीक है, मीन्स अभी चलते। कॉन्फ़िगरेशन अपना जो भी कर रहे हैं वो वहां पर जाके वापस से ही करना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस रिसोर्स में जाऊं, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास, मैं रिसोर्स टाइप के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता हूँ। मेरे पास दो डिस्क हो गई दोनों वीएम की, दो नेटवर्क इंटरफेस हो गए, नेटवर्क सिक्योरिटी एक एक बना है मेरा, दो पब्लिक आईपी एड्रेस हो गए, दो वर्चुअल मशीन हो गए। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मेरा एक ही बना है, लेकिन बाकी सारी चीजें दो दो बन गई। तो अभी जब मैं वर्चुअल मशीन वन पे जा रहा हूँ, ठीक है, वर्चुअल मशीन में वन पे गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेरा वर्चुअल मशीन वन है, ये स्टार्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ अवेलेबिलिटी प्लस स्केल पे, ठीक है, अवेलेबिलिटी प्लस स्केल पे, तो यहाँ पे देखो मुझे दिखा रहा है दिस वीएम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फेलियर्स बाय अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, ये वीएम मेरा अवेलेबिलिटी जोन में कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, ये जोन वन का वीएम है,
ठीक है, ये जोन 1 का वीएम है। अगर ये अवेलेबिलिटी सेट में होता तो उसका इन्फॉर्मेशन देखा था, यहाँ पे फॉल्ट डोमेन, अपडेट डोमेन, वो हमने देख लिया कैसे दिखाता है। ठीक है, और इसी तरह मैं VM2 पे आ जाऊं, ठीक है, ये भी दिखा रहा है भाई ये जोन 2 में है। तो इस तरह हम अवेलेबिलिटी जोन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी इसी तरह मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क को छोड़ के। अभी हमारे पास यहाँ पे और एक कंसेप्ट है कमांड का। क्या कमांड का मतलब? फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने वीएम ऑलरेडी एक बना दिया है, एक वीएम मैंने बना दिया है, समझो मैंने ये वीएम बना दिया। अभी ये मेरा क्लाइंट मशीन का वीएम है, तो इस पर कमांड वो रन नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम मैंने समझो ये सर्वर वीएम सर्वर मशीन बनाया था, ये सर्वर मशीन है फॉर एग्जांपल। ये मेरा विंडोज 10 प्रो है, लेकिन अज्यूम कर दिया मेरा सर्वर मशीन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस के अंदर ये जो नेविगेशन है, ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्ट में जाते हैं, नेटवर्किंग में जाते हैं, अवेलेबिलिटी में जाते हैं, इसी तरह ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास रन कमांड का ऑप्शन है। अभी समझो मैंने ये मशीन डिप्लॉय कर दिया, सर्वर डिप्लॉय कर दिया, ये विंडो सर्वर है मेरा। अभी मुझे इसको वेब सर्वर का रोल देना है, तो मैं इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करूंगा, फिर इस पे कमांड्स रन करूंगा, या ये लिनक्स का भी मशीन हो सकता है, विंडो सर्वर का भी, फिर इस पे जाके मैं काम करूंगा। तो बिना लॉगिन किए मैं यहीं से कमांड रन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बाय डिफॉल्ट कमांड्स दिए हुए हैं। अभी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कौन सा कमांड रन करना है। मुझे पावरशेल का कमांड रन करना है, तो मैं पावरशेल स्क्रिप्ट ओपन करूंगा और मैं रन करने को बोलूंगा। तो यहाँ पे मुझे कमांड टाइप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पे टाइप करूंगा import मॉड्यूल सर्वर मैनेजर, ठीक है, ऐड विंडोज फीचर वेब सर्वर एंड इंक्लूड। तो अच्छा, ऐड विंडोज फीचर वेब सर्वर इंक्लूड ऑल सब फीचर। ठीक है, यही पावर सेल का कमांड लिखा था हमने, वो यहीं लिख के मैं सीधा यहीं से रन करवा सकता हूँ। तो वो सीधा मेरे मशीन पे कमांड रन हो जाएगा, मुझे लॉग इन करके वहां पे शेल ओपन करके कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कमांड वाला कंसेप्ट और अवेलेबिलिटी सेट्स और अवेलेबिलिटी जोन्स? यस संतोष, कंप्लीट है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पॉज रखते हैं सेशन को। हम मंडे रिज्यूम करेंगे। मंडे को हम अवेलेबिलिटी सेट्स पढ़ेंगे, वो थोड़ा लेंदी सेशन है, तो क्योंकि उसमें 2-3 ऑप्शन है इंटरनली, तो वो हम मंडे को स्टडी करेंगे। Sure, not an issue.